सुबह अपने भैया की दफ्तर की तैयारी देख रही थी। कभी कोई कमीज निकाल रहे थे तो कभी कुछ जुराबों की जोड़ी देख रहे थे। इसी बीच भाभी की क्लास भी लग रही थी। तुम न जाने कहाँ कहाँ सामान रख देती हो। खाना तो लगा दो, लंच रख दिया, शाम को गोभी मत बना देना, कुछ अच्छा सा पका देना। जया कुछ दिन की यहाँ आई है, फिर तो चली ही जाएगी गांव में। भाभी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कभी देखा भी नहीं था। जो भैया बोल रहे थे उसे करने की खामोश हामी देती जा रही थी। मैं होती तो शायद हंगामा ही कर बैठती। मैं सुबह से उनके कमरे में ही लेटी हुई थी, इसलिए इस नज़ारे को पास से देखने में अजीब सा लग रहा था। आज भैया ने नीले रंग की कमीज पहनी थी, अच्छे लग रहे थे। अचानक मेरी तरफ देखकर बोले, आज जाना नहीं है कहीं? कुछ दिन से देख रहा हूँ, अजीब सी रहती हो, जैसे गुम हो कहीं। ठीक हो? तुम्हें भी न जाने क्या सूझा है कि गांव में पड़ी हुई हो। शहर में अच्छा नहीं लगता है क्या? यहीं रह जाओ। वाक्यों में आए सवाल मुझे कमीज के ख्याल से जगा गए। मैंने अपनी गर्म शाल को अच्छे से बदन पर लपेटे हुए कहा, हाँ, कुछ थकावट सी लग रही है। जानते ही हो सर्दी और शहर के तबीयत कैसे बिगड़ जाती है, और आलस बहुत आ रहा है। वह बस बोले और जल्दीबाजी में निकल गए। उनके पास समय ही कहा था, नौकरी जो बजानी थी। मेरे मन में बार बार कमीज का ख्याल आ रहा था। कमीज का ख्याल आ रहा था। उसका रंग गाढ़ा लाल था। क्यों अटपटा है दिमाग, अटका है कमीज पर। शायद कोई कहानी आने से हो रही है मेरे मन में। भाभी मुझे चाय देने आई, तब ध्यान टूटा और मैंने अपने हाथ में गरम गिलास ले लिया। मुझे लगा वो कुछ देर मेरे पास बैठेंगी और कुछ बातें होगी, पर वो तो तुरंत ही चली गई। मैंने सोचते सोचते चाय पी। आखिर घुट तो अंदर गया तो लगा, हाय, चाय इतनी जल्दी खत्म हो गई। चाय पीने की थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। जब ऐसी नींद का एहसास हो तब मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि मैं देर तक इस दुनिया में नहीं रहूँगी। कोई दरवाज़ा खुला और मैं भीतर चली जाती हूँ, जिसे लोग सपने या ख्वाब कहकर पुकारा करते हैं। मैं उस दुनिया को अपने सबसे करीब पाती हूँ, अपनी असली जगह। खैर, मैं पहुँच चुकी थी। इस बार मेरी उम्र लगभग 10 बरस के आसपास है। रविवार का दिन है, सो माँ ने हम पर मेहनत करके तैयार कर दिया है। हम कुछ ही समय के लिए गांव में रहने आए हैं। मैंने अपना वही नीला रंग पहना है, मेरे लिए खास कर तैयार माँ ने सिलकर किया है। नीली सूती का टॉप और निकर। पापा को मैं ऐसे कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ। जल्दी कर के पापा ने बालों को कटवा दिया। माँ का कहना है कि बालों को लड़कियों को बड़े ही रहना चाहिए, पर दिल्ली जाने से पहले ही वह कटवा गए। सर्दी बाती हुई दिनों में थोड़ी बहुत ही रह गई थी, सो टीवी की एंटीना पर कौवा बोल रहा है। मैं गणित की कॉपी में कुछ सवाल हल कर रही हूँ, शायद गुणा के हैं। मैंने उस पक्षी को घूरा। काले कागा का बोलने का मतलब घर किसी मेहमान का आना। मैंने कागा को घूरते हुए सोचा, अब कौन आ सकता है? मामा जी तो कुछ दिन पहले ही गए हैं। अभी इसी तरह के ख्याल चल ही रहे थे दिमाग में, तभी किसी ने मेरे नाम को उत्साह से पुकारा, देख जया, जल्दी नीचे आ, फूफा जी आए हैं, और देख कितनी सामान लाए हैं। हम दोनों भाई बहन की निगाहें सबसे पहले उनके हाथ में पड़े खाने के सामान पर गई। मेरे फूफा जी एकदम वजनदार आदमी हैं, रंग खूब गोरा है, इसलिए बुआ की जगह दादी को पसंद आ गए थे। यह नहीं मालूम कि बुआ को उस वक्त पसंद थे भी या नहीं, बस दादी को ही सभी फैसले ले लिए थे। बुआ की सख्त से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी एडजस्टमेंट का शिकायत हो गई थी। माँ के बारे में ऐसा नहीं लगा, शायद हो भी सकता है। माँ अच्छी अभिनेत्री है, जब देखो खुश ही नज़र आती है।
खैर, मेरे आस पड़ोस में सभी शादीशुदा औरतें खुश ही दिखती हैं। वापस फूफा जी पर आते हैं। फूफा जी दिल के बेहद खुले इंसान हैं। वह लोगों पर बहुत खर्चा करते हैं। इसके अलावा लड़कियों को बहुत छूट दे रखी है। इतनी छूट दी है कि लड़कियों को जुबान कैंची जैसी चलती है। ऐसा मेरी दादी और फूफा जी की माँ का कहना है। पर हमारे घर जब भी आते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। माँ के साथ खाना बनवाने के साथ साथ कई गांव की बातें भी करते हैं। मुझे बैठने का मौका भी मिल जाता है। हालांकि माँ की शिकायत है कि बड़ों की बैठकी में तुम बच्चों नहीं जमने चाहिए। पर फूफा जी अलग हैं, कहते हैं जाने दो, इन्हें भी तो कल दुनियादारी में उतरना ही है। अभी से सीख लेंगे तो बातें निकलती है तो निकल कितनी किरदार भी निकल जाते हैं। इसके साथ ऐसा ही एक किरदार सोनू भैया निकल गए। फूफा जी के सबसे बड़े लड़के गांव के शहर तक उन्हीं का चर्चा गूंजता है। सो इस बार फिर से उनकी शादी की जिक्र छिड़ गई। फूफा जी तो अब सोनू भैया के उस नए रूप को अपना चुके हैं, पर बुआ है कि आज भी उन पर शादी का दबाव डाल रही है। सोनू भैया कुंवारा बाप है। कुछ बरस पहले वो दिल्ली में हमारे साथ ही रहते थे। कोई तकनीक की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें भी कपड़ों का बेहद शौक था और फूफा जी से वह बेहिसाब रुपए लेकर अपने पर खर्च करते थे। माँ के कई बार कहने पर भी इतनी खर्ची अच्छी नहीं है। बात वह कहते, मम्मी तुम न जानो कि क्लास में कितने बड़े लोग आते हैं, बराबर का ना दिखो तो किताब के शब्द भागने लगते हैं, आंखें टिकती ही नहीं। इसी दौरान उन्हें किसी पहाड़ी लड़की से इश्क हो गया। उस लड़की को लाल रंग बेहद पसंद था। सो सोनू भैया लाल रंग की कमीज बहुत पहना करते थे। हालांकि हम सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह कहते हैं इश्क होता तब जानोगे। उन्हें अपनी एक खास कपड़े की कमीज न जाने क्यों इतना लगाव था कि वह खुद उसे धोया करते, बड़े जतन से रखते थे। माँ ने कहा भी, मुझे दे दिया करो धोने के लिए, पढ़ाई में मन लगाओ, घर के काम तुम ना किया करो। दीदी सुनेंगी तो कहेंगी कि मेरे लड़के की एक कमीज भी नहीं धोई जा रही। लेकिन सोनू भैया ने कहा, मामी आप चिंता ना करो, रेमंड की कमीज है, इसकी धुलाई मैं ही करूँ तो अच्छा है। इस बात से इतना तय था कि यह कमीज उनकी जान बन गई थी। एक दाग भी लगे। मैंने पूछा भी था एक बार, भैया ऐसा क्या है इस कमीज में जो आप जान से अधिक समझते हैं। वो बस मुस्कुरा कर बोले, अभी तू बच्ची है, चल जा पढ़ाई लिखाई कर। पढ़ाई के बीच उन्हें गांव से बुलावा आया। गांव की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो 2-4 दिन के खातिर आओ। वो जो गए वापस दिल्ली लौटे ही नहीं, गांव के ही होकर रह गए। आइए उनकी आगे की कहानी हम लोगों से सुनी सुनाई आपको बताते हैं। हल्की सर्दियों के महीने में वह गांव गए। बुआ की हालत बहुत ही अधिक खराब थी। फूफा जी का दिन बैठा जा रहा था कि उन्हें कुछ हो गया तो बेटियों और बेटे का कौन देखेगा। इस हालत में सोनू भैया ने बुआ जी की खूब सेवा की और अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले गए। उनकी दशा में सुधार आ रहा था। दिसंबर के अंत में बुआ जी बिल्कुल चंगी हो गई थी। सोनू भैया पर दबाव डाला गया कि शहर आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। वह शुरू के में राजी नहीं थे, पर फूफा जी के बातों से मान गए। हमारे गांव में रेलवे स्टेशन लगभग 300 किलोमीटर दूर है, इसलिए ट्रेन चाहते कितने भी समय की हो, लोग कई घंटे पहले ही पहुंच जाते थे। कारण कोई साधन नहीं था, जो है वो भी बहुत नामात्रा के। इसलिए जनवरी के सर्द दिनों में कोई भी वाहन ही नहीं मिल रहा था जो रात को स्टेशन पहुंचा दे, ताकि सुबह को ट्रेन पकड़ी जा सके। ट्रेन का टिकट तो रात के समय वाली ही मिल सकता है, ताकि सुबह ट्रेन के लिए रवाना हुआ जाए।
पर सोनू भैया रात को सफ़र करके गांव से स्टेशन का परंपरा और डर खत्म करना चाहते थे। गांव के लोगों में भूत पिशाच, चुड़ैल, डाकू और लुटेरे आदि का गजब भय था। इसलिए वह रात को ही सफ़र कर जाकर यह बताना चाहते थे कि इस सब वहम को ख़त्म करना होगा। इसलिए जानबूझकर ऐसी टिकट वाली ट्रेन करवाई है। फूफा जी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने रात के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए जाने कौन सी कुलदेवी की पूजा का आयोजन कर दिया और सभी गांव वालों को रात भर उसमें शामिल होने का न्योता दे डाला। उससे दो काम हुआ। गांव में जनरेटर से लाइट आ गई, गांव रोशन मन हो गया। दूसरा, गांव के सभी बड़े बूढ़े, लड़के लड़कियां, बच्चे आदमी औरत एक जगह इकट्ठा हो गए। तय किया गया कि देवी का विसर्जन स्टेशन के पास पर पुराने वाली नहर में करेंगे। नहर में तो क्या हुआ, सुना है गंगा वहीं से निकली है। लोग बताते हैं कि उस रात गांव में बहुत हलचल थी। गीत संगीत, बातें, दुख, किस्से, खुशी, हंसी, किलकारी सब कुछ इकट्ठा हो गया था। फूफा जी के नाम को लेकर आशीष गीत गाए जा रहे थे। 6 या 7 जीपों का इंतजाम किया गया था। देवी के विसर्जन में यह सभी जीपें जाने वाली थी। 8वीं जीप में सोनू भैया और गांव के 5-6 लड़के स्टेशन तक उन्हें छोड़ आएंगे। ऐसे ही आयोजन बनाया जा चुका था। औरतें की गीत मंगल गाए और विदा किया। सभी जीपें आगे ही जा रही थी, अच्छी गति के साथ। सबसे पीछे सोनू भैया की जीप थी। भैया ने पहले ही चालक को जीप धीरे धीरे चलाने का हुक्म दिया था। सो ये सभी दोस्त यार खूब शहर और उनके मिजाज की बात करते हुए मज़े ले रहे थे। कोई भोजपुरी गीत भी बजा रहा था। भैया को अचानक क्या सुनाई दिया और गाना बंद करवा कर सभी को शांत किए, चुप कराए, बोले, कोई बच्चे रो रहा है। शायद गाड़ी में बैठे लोगों में से एक बोला, अरे चलो, डाइन चुड़ैल का काम है, ऐसे ही रास्ता रोका जाता है। भैया नहीं माने और गाड़ी से उतर गए। टॉर्च को जलाते हुए वहां जगह पहुंचे जहां बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक बच्चा दिखा तो झट उठ कर सीने से चिपका लिया। जैकेट के अंदर और रेमंड कमीज से चिपका हुआ बच्चा कुछ पल की सर्दियों से राहत पाकर चुप हो गया। भैया ने कई आवाज़ें लगाई, गुस्से में 8-10 गालियाँ भी दी। पालना नहीं होता है तो पैदा ही क्यों करते हो? सर्दी में इतने से बच्चे को कोई छोड़ता है क्या? इंसान हो या जानवर। थोड़ी सी दूर कोई सफ़ेद साया सा दिखा, लेकिन भैया जैसे ही टॉर्च उस ओर ले गए, हिलती हुई झाड़ियाँ के अलावा कुछ न दिखा। बच्चा रेमंड कमीज के चिपकाए वो वापस जीप में आकर घर वापस चलने को कह दिया। इधर फूफा जी स्टेशन पर सोनू भैया को न पाकर खूब परेशान हुए और देवी को विसर्जन किए बिना ही वापस घर आ गए। घर पहुँचे तो बेटे को तो नहीं पाए, पर कंबल में एक बच्चे को गोद में लिए हुए कुंवारा बाप जरूर उन्हें दिखा। उस रात गुस्से और खामोशी फूफा जी के घर में खूब रही। शायद यह सिलसिला ज़्यादा चला भी। किसी ने भैया को क्रांतिकारी तो पागल भी कह दिया। बच्चा अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। भैया ने उसका नाम बुलबुल रखा है। कहते हैं यही अच्छा नाम है। शुरू में उनके इस फैसले में बहुत झगड़े हुए, पर अब घर सामान्य हो गया है। भैया सोनू में तबीयत हो चुके थे। शहर के प्रेम को यह कहानी सूचित कर चुके थे। उन्हें दुख है, पर बुलबुल को देखकर भूल जाते हैं। रुकिए, रेमंड की कमीज को तो क्यों भूल गए? बुआ एक रोज उस कमीज को धोने जा रही थी। भैया ने न जाने क्या सोचकर कहा कि इसका पोछा वगैरह बना लो, मैं नहीं पहनूंगा। इस बात पर बुआ हैरान होकर बोल उठी, तू ही तो कहता था रेमंड की कमीज है, रेमंड की कमीज है, और आज इससे कह रहा है पोछा बना लो। तुझे क्या हो गया है?
इस बच्ची के पीछे तू पागल हो गया है। तभी भैया गुस्से में बोले, मैं पागल नहीं हुआ। यह कमीज मेरी गर्लफ्रेंड ने दी थी। मुझे लगा वह मुझसे बेपनाह प्यार करती है और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस प्यारी सी बच्ची के बारे में बताने के बाद उसने कहा कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ दोगे। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसको छोड़ दिया। इसलिए यह कमीज मैं अब अपनी नज़रों के सामने भी नहीं देखना चाहता और मैं ज़िंदगी में कभी शादी ही नहीं करूँगा। क्या कहते हैं भैया? बस बच्ची की ओर देखा। यह बड़े इत्मीनान से सो रही थी। लगभग 1 महीने बाद दूसरे किसी गांव से खबर आई कि किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस जांच में कुछ और मालूम कर रही थी। कहा जा रहा था कि एक लड़की का उसी के घर किसी रिश्तेदार के जबरन अत्याचार किया है। लड़की ने राज खोलने की धमकी दी तो मार दिया गया। पुलिस के तहकीकात जारी है। लोग बोलते हैं बुलबुल उसी की लड़की है। मेरी आंखें खुली है तो ऐसा लग रहा है कि मेरी कई महीनों से सोई हूँ। सपने देखना अपने को थका भी देती है। कितने बरस पीछे चली गई थी। माँ ने जया जया कहकर मुझे उठाया तो मालूम चला बुलबुल आई है। फूफा जी के साथ घूमकर मैं फ़ौरन उठकर उससे मिलने चल दी। ट्रेन की टिकट भी बुक करनी है। सोनू भैया बुलबुल को देखने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और समय पर साथ लेकर फूफा जी और माँ के साथ लौट आऊँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब